एचएएल की तरफ से अभी 2022 की मार्च से पहले इंडियन एयरफोर्स को 10 एफओसी वेरिएंट की तेजस को डिलीवर करने का वादा किया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से अभी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 3rd जनरेशन की ऑटोमेटिक हेवी मशीन गन को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। ग्लोबल इंजन मैन्युफैक्चरर प्रैट एंड विटनी की तरफ से अभी किस वजह से इंडियन एयरफोर्स के इंजीनियर्स को अपने इंजन्स को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग देने का ऑफर किया जा रहा है। मार्च 2021 एयर शो से ठीक पहले ही यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के सीईओ की तरफ से बताया जा रहा है कि उनको आने वाले वक्त में SU-57 के लिए 100 से भी ज्यादा ऑर्डर मिलने वाले हैं। और अंत में अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अभी 10,000 फाइटर्स को तालिबान की मदद करने के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है, जो कि स्पेशली अफगानिस्तान में मौजूद इंडियन इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करने वाले हैं। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके। आप सबको पता होगा कि अभी एचएएल की तरफ से तेजस की एफओसी वेरिएंट की 3 से 4 यूनिट को तैयार करके रखा गया है, लेकिन चाइनीज रायते की फैलने की वजह से एचएएल की प्रोडक्शन के ऊपर इसका काफ़ी असर पड़ा था। ठीक वैसे ही इसकी डिलीवरी के ऊपर भी इसका असर पड़ने लगा है, क्योंकि मैन्युफैक्चर करने के बाद इनको टेस्ट करना होता है और अभी टेस्टिंग प्रोसेस भी थोड़ा धीमा पड़ने की वजह से तेजस की डिलीवरी अभी डिले हो रहा है। फिलहाल अभी एचएएल की तरफ से बताया जा रहा है कि तेजस की 4 यूनिट को अभी बिल्कुल तैयार किया जा चुका है, जिनको जुलाई के अंदर ही इंडियन एयरफोर्स को हैंडओवर कर दिया जाएगा। साथ ही इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक यानी कि मार्च 2022 तक 10 और तेजस को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। एचएएल की तरफ से बताया गया कि इसी बीच जो टाइम लॉस हुआ था उसको भी मेकअप करने के लिए एचएएल की तरफ से ओवर टाइम करना शुरू कर दिया गया है और तेजस की प्रोडक्शन को मैच करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि 2020 और 21 के बीच जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर एचएएल की तरफ से बस 4 ही तेजस को मैन्युफैक्चर किया गया था और अभी 2022 की मार्च से पहले SP-23 से लेके SP-32 तक को मैन्युफैक्चर करके डिलीवर करने का काम रखा गया है, क्योंकि 2023 के बाद तेजस MK-1A की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी पड़ेगी और इनिशियली 2022 से 2023 के बीच एचएएल की तरफ से 16 ट्रेनर वेरिएंट को बनाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद तेजस MK-1A स्टैंडर्ड की सभी फाइटर वेरिएंट्स को बनाना शुरू किया जाएगा। तो ये एचएएल के लिए काफी मुश्किल काम होने वाला है और इसी वजह से अभी ओवरटाइम करना शुरू कर चुके हैं, वरना तेजस MK-1A की प्रोडक्शन 1 साल के आसपास डिले हो जाएगा, जो कि एचएएल के ऊपर काफी नेगेटिव असर डाल सकता है। अगला अपडेट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेके है। कल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड त्रिचिपल्ली की तरफ से नेटो स्टैंडर्ड के कुछ रिमोट कंट्रोल मशीन गन्स को इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर किया गया था। अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड त्रिचिपल्ली की तरफ से बताया गया कि सैटरडे को ऐसी 25 गन्स को नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर किया गया था, जिसमें से 15 नेवी इस्तेमाल करने वाली है और 10 इंडियन कोस्ट गार्ड इस्तेमाल करने वाली है। ये गन्स नेटो स्टैंडर्ड की 12.7 mm स्टैंडर्ड की मशीन गन होने वाली है, जिनको रिमोटली ऑपरेट किया जा सकता है और इनको अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड त्रिचिपल्ली की तरफ से इजराइल के एल्बिट सिस्टम के साथ टाई अप करके मैन्युफैक्चर किया गया है। ओरिजिनली इन गन्स की जो टेक्नोलॉजी है इनको एल्बिट सिस्टम की तरफ से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ शेयर किया गया था और इन गन्स के अंदर डे नाइट कैमरा, थर्मल इमेजर और रेंज फाइंडर जैसे इक्विपमेंट को भी इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से ये डे नाइट कंडीशन में किसी भी तरह की वेदर कंडीशन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि 2020 में हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एल्बिट सिस्टम के कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया था, जिसकी कीमत लगभग $173 मिलियन के आसपास की थी और इसमें SRCG फैमिली के मशीन गन को मैन्युफैक्चर किया जाने वाला था। इनको आप लोग हेवी मशीन गन की स्टैंडर्ड की गन कह सकते हैं और ऐसे हमें लगभग 747 गन की जरूरत पड़ रही थी और इनके लिए 2016 से ही एल्बिट सिस्टम के साथ नेगोशिएशन किया जा रहा था और अभी इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से मैन्युफैक्चर करना शुरू किया जा चुका है। साथ ही अभी इनकी जो एमुनिशन होने वाली है उनको भी इंडिजिनसली कोलकाता की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ये एक मल्टीपर्पज वेपन होने वाला है, जिसको स्मॉल स्केल के ऑपरेशन के दौरान, जैसे कि स्मगलिंग एक्टिविटी के दौरान, एंटी पायरेसी ऑपरेशन के दौरान या फिर नॉर्मल पेट्रोल मिशन के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इनको स्मॉल साइज के ड्रोन्स को भी मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट एरो इंजन्स को लेके। भारत की बात करें तो एशिया में चाइना के बाद भारत का एरोस्पेस सेक्टर अभी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और अभी पूरे दुनिया भर की टॉप एरोस्पेस कंपनी की नजर भारत के ऊपर है। वैसे आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी कई मेजर टेंडर को फ्लोट किया गया है, जिसमें
MMRCA टेंडर में फाइटर जेट से लेकर एवेक्स और एरियल टैंकर्स को भी खरीदा जाने वाला है। इसी बीच प्रैट एंड विटनी की तरफ से अभी अपने तरफ से इंडियन एयरफोर्स के इंजीनियर्स को अपने इंजन्स को हैंडल करने के लिए ट्रेनिंग देने का ऑफर दिया जा रहा है और उनके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को वो अपनी इंडियन कस्टमर ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दे सकते हैं। वैसे अभी इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट यानी कि C-17 में प्रैट एंड विटनी का इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद PC-7 ट्रेनर एयरक्राफ्ट में भी प्रैट एंड विटनी के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी C-295 एयरक्राफ्ट को भी आगे चल के खरीदने का एम रखा गया, जिसमें प्रैट एंड विटनी की PW100 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और ये ग्लोबली एक बहुत ही बेहतरीन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर जाना जाता है। जिस वजह से अगर भारत इनको आगे चल के खरीदता है तो आगे चल के इंडियन एयरफोर्स को इनकी सर्विस रिलेटेड इशू का सामना करना पड़ेगा, जिसको सॉल्व करने के लिए वो पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के इंजीनियर्स को अपने इंजन्स की सर्विस और मेंटेनेंस के लिए ट्रेनिंग देना चाहते हैं, जिसे आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के इंजीनियर्स को वर्तमान की C-17 या हमारे PC-7 जैसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट के इंजन रिलेटेड इशू को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होने वाली है। साथ ही अगर आगे चल के भारत C-295 एयरक्राफ्ट को भी खरीदता है तो उसकी जो मेंटेनेंस रिलेटेड इशू रहेंगे उनको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि MMRCA टेंडर में अभी F-15EX को भी भारत को ऑफर किया गया है, जिसे अभी भारत इवैल्यूएट कर रहा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये खबर सही है, क्योंकि F-15EX को भारत की तरफ से MMRCA टेंडर में सिलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि F-15EX एक अच्छा एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के अंदर ये फिट नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी इसमें जो इंजन का इस्तेमाल किया जाता है वो प्रैट एंड विटनी के इंजन है, तो मे भी इसी वजह से फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अभी प्रैट एंड विटनी की तरफ से पहले से अपने इंजन्स को मेंटेनेंस करने की ट्रेनिंग देने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट रशियन Su-57 को लेके। अभी 2-3 दिन पहले रशिया की तरफ से अपनी नई 5th जनरेशन फाइटर जेट की टीजर को रिलीज किया गया था, जिसके बाद इसको लेके काफी सारा चर्चा किया जा रहा है। इसी बीच अभी रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के CEO की तरफ से बताया गया है कि Su-57 के लिए अभी रशिया को 100 से भी ज्यादा ऑर्डर मिलने वाले हैं। अब हालांकि इसको अभी कौन से देश खरीदने वाले हैं इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दिया गया, लेकिन उनकी स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि अभी Su-57 के लिए उनको कस्टमर मिल चुके हैं। वैसे Su-57 को एक 5th जनरेशन का फाइटर तो कहा जाता है, लेकिन इसका स्टेल्थ प्रोफाइल अपने वेस्टर्न काउंटरपार्ट के मुकाबले इतना अच्छा नहीं है, जिस वजह से भारत इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया था। इनिशियली Su-57 में काफी सारे बग्स थे जिनको धीरे धीरे करके अभी सॉल्व किया गया है और अभी सबसे पहले तो इनको रशियन एयरफोर्स में शामिल किया जा रहा है और इसी साल के अंत तक 12 एयरक्राफ्ट को रशियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा और ऐसे अभी 76 एयरक्राफ्ट के लिए रशियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया गया है। अब इसकी सबसे खास बात यह कि ये साथ पहला रशियन एयरक्राफ्ट होने वाला है जिसमें हाईटेक कंप्यूटर सिस्टम मौजूद रहने वाला है और अभी रशिया की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है वो इतना एडवांस है कि आप इसको अपना इलेक्ट्रॉनिक पायलट भी कह सकते हैं। साथ ही इसकी रडार भी बाकी किसी भी 5th जनरेशन फाइटर के मुकाबले काफी अलग है, क्योंकि नॉर्मली सभी एयरक्राफ्ट के रडार उनके फ्रंट कोन सेक्शन में मौजूद रहते हैं, जबकि Su-57 का जो रडार है वो उसकी पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करके प्लेस किया गया है और ये रडार लगभग 400 किलोमीटर की दूरी से फाइटर साइज के एयरक्राफ्ट को यानी कि वर्तमान की किसी भी 4.5 जनरेशन की फाइटर को डिटेक्ट कर सकता है और इसकी जो वेपन सिस्टम है वो भी पहले के रशियन ओरिजिन फाइटर के मुकाबले काफी अलग है और इसे रशिया की तरफ से अभी हाइपरसोनिक वेपन को कैरी करने के लिए डिजाइन कर रहा है। इसको अभी रशिया भारत, चाइना, वियतनाम, कंबोडिया और यूएई जैसे देशों को एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन फिलहाल ये जो 100 से ज्यादा ऑर्डर मिलने की बात किया जा रहा है ये कौन से देश की तरफ से मिलने वाली ये क्लियर नहीं किया जा रहा है। वैसे हमारे काफी सारे सब्सक्राइबर्स को लगता है कि भारत Su-57 प्रोग्राम से बाहर करके गलती कर दिया, क्योंकि अभी के 2 फ्रंट के सिचुएशन में भारत को चाइना के 5th जनरेशन फाइटर का सामना करना पड़ेगा, जिसको काउंटर करने के लिए हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर नहीं है और एमका 2030 से पहले सर्विस में शामिल नहीं होने वाला है। तो इसी वजह से हमारे सब्सक्राइबर्स का मानना है कि उस दौरान भारत को Su-57 प्रोजेक्ट से बाहर होना नहीं चाहिए था, लेकिन उस वक्त भारत की तरफ से सिचुएशन को देखते हुए इससे बाहर होने का फैसला किया गया था। लेकिन आगे चल के अगर भारत चाहे तो भारत कभी भी इन फाइटर जेट को खरीद सकता है, लेकिन अभी भारत की तरफ से किसी भी फॉरेन 5th जनरेशन फाइटर को खरीदने का जो चांसेस है वो काफी कम है। अगला अपडेट अफगानिस्तान को लेके है। आप सभी जानते हैं कि भारत अभी अफगानिस्तान में चल रही सिचुएशन के ऊपर काफी कड़ी नजर रखा हुआ है, क्योंकि वक्त के साथ साथ अफगानिस्तान की सिचुएशन अभी काफी संगीन होते जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तालिबान की तरफ से ये बताया जा रहा है कि उनकी लड़ाई सिर्फ अफगानिस्तान की वर्तमान की गवर्नमेंट के साथ है और आगे चल के भी अगर वो सरकार बनाते हैं तो पहले अफगानिस्तान की फॉरेन कंट्री के साथ जैसे रिलेशन थे वो वैसे उसको मेंटेन करने वाले हैं।
साथ ही तालिबान की तरफ से ये भी क्लियर कर दिया गया कि उनका पाकिस्तानी बेस्ड किसी भी टेरर ग्रुप के साथ कोई भी लिंक नहीं है और स्पेशली लश्कर या जैश जैसे संगठनों के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है और ना ही आगे चल के वो अफगानिस्तान में किसी और देश को भारत के खिलाफ कोई साजिश करने में मदद करने वाले हैं। पर दूसरी तरफ अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी तालिबान को मदद किया जा रहा है और अभी पाकिस्तान की तरफ से लगभग 10,000 जिहादियों को अफगानिस्तान में भेजा जा रहा है, जो कि अभी तालिबान के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इनमें से 300 के आसपास पाकिस्तानी आर्मी पर्सनल है और लगभग 7,000 के आसपास इसमें सिर्फ लश्कर के आतंकवादी मौजूद है और बाकी बचे अलग अलग आतंकवादी संगठनों से कलेक्ट किए गए थे, जिनको अफगानिस्तान में घुसपैठ कराया गया है, जो कि तालिबान की भी मदद कर रहे हैं। साथ ही ये जो पाकिस्तानी बेस्ड सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री है, इनको अफगानिस्तान अभी भेजा जा रहा है। इनको स्पेशली इंडियन इंस्टॉलेशन पर स्ट्राइक करने के लिए आदेश दिया जा रहा है, जिसमें सलमा डैम उनका सबसे मेजर टारगेट होने वाला है। पर तालिबान की बात करें तो तालिबान का कहना है कि वो किसी भी इंडियन इंस्टॉलेशन के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे। तो अभी इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अभी तालिबान को वेपन सप्लाई करने की बात भी सामने आई है। अगला अपडेट इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर्स को लेकर है। जब भारत और चाइना के बीच फेस ऑफ हुआ था तो उसके बाद हमारी सरकार की तरफ से हमारे तीनों सर्विस को इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर दिया गया था, जिसके अंदर वो किसी भी जरूरी इक्विपमेंट को वेपन सिस्टम को खरीद सकते हैं। इससे पहले भी 2019 में बालाकोट के दौरान ऐसे इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर भी हमारे तीनों सर्विस को दिया गया था, जिसमें 300 करोड़ के आसपास की इक्विपमेंट को बिना गवर्नमेंट के क्लियरेंस के खरीदा जा सकता है और जो अप्रूवल मिलने की लेंदी प्रोसेस थे उसको यहाँ पे अवॉइड करने के लिए सब किया गया था। इसी वजह से इसको इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर कहा जाता था। इसको लेके अभी द प्रिंट में एक रिपोर्ट आया था, जिसमें ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी इसको और एक्सटेंड करने का फैसला किया गया है, क्योंकि अभी भी भारत और चाइना के बीच फेस ऑफ चल रहा है और जरूरत पड़ने पर हमारे तीनों सर्विस के चीफ किसी भी जरूरी इक्विपमेंट को इस फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करके खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 300 करोड़ की बात की जा रही है में भी ये गलत हो सकता है, क्योंकि 2019 में बालाकोट के दौरान ये 300 करोड़ तक सीमित था, लेकिन फिर जब चाइना के साथ फेस ऑफ हुआ था तो उसके बाद इसको 300 करोड़ से 500 करोड़ के आसपास इंक्रीज किया गया था। यानी कि इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के अंदर जो बजट था उसको 200 करोड़ के आसपास एक्सटेंड कर दिया गया था और इसमें हम मिसाइल्स, बॉम्ब्स, टैंक्स के लिए एमुनिशन, आर्टिलरी एमुनिशन, एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे कोई भी जरूरी इक्विपमेंट को खरीद सकते हैं, जिनको हमें इमरजेंसी बेसिस पर जरूरत पड़ सकता है। अगर आर्मी चाहे तो वो इस फाइनेंशियल पावर को बॉर्डर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।